if multiple charge present, next slide, if multiple charge present, if multiple charge present on conductor, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? देखो मल्टीपल चार्ज है मतलब एक से ज्यादा है ना, तो उसके लिए देखो एक कंडक्टर है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो I इज इक्वल टू लिखोगे, देखो n की जगह क्या कर दो n1, क्या फॉर्मूला क्या था? NEABD, यही था ना, I इज इक्वल टू NEABD। तो n1 E तो कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का अलग अलग होगा चार्ज, तो NEABD1 n1 प्लस सिमिलरली n2 EABD2, ये अपना फॉर्मूला आ गया 2 के लिए। ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे ही इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके देख भी लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर अपन एक क्वेश्चन करने के बारे में बात करें तो क्वेश्चन करें तो एक सवाल है, सवाल में लिखता हूँ इधर, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक कंडक्टर है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें 2n फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड इसका चार्ज 2e है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। एक नेगेटिव चार्ज है इधर जिसका चार्ज कितना है 3n है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 4e ये हो गया चार्ज, और ये क्या हो गया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। एक और चार्ज है जिस पे 2n है और चार्ज कितना है इसका 2e और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है 2v। तो हमें क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? करंट। I क्या होगा? देखो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो जल्दी से। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सबको जोड़ दो, जो फॉर्मूला सिखाए हैं वो फॉर्मूला लगाओ और सबको जोड़ दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इधर साइड में लिखता हूं, I इज इक्वल टू NEABD। चलो अगर मैं इस 3 चार्ज है ना 1 2 3 तीनों के लिए अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट वाले के लिए n का वैल्यू क्या है 12, एरिया क्या है, एरिया सेम ही होगा 2n A n, पहले E लिख लेते हैं जैसे चार्ज, तो 2n इंटू चार्ज कितना है 2e, एरिया क्या है A, एरिया इज दिस, एरिया हमें सबके लिए ए रहेगा, इंटू VD मतलब V कितना है V प्लस, ये तो फर्स्ट वाले के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ? फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए लिखो 3n 4e A B, ये किसके लिए हुआ? सेकंड वाले के लिए, प्लस 2n 2e 2v एंड एरिया इज A। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेना है ना, ये 3 ये सबको ऐड कर लेना, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? J से। किससे डिनोट करेंगे? J से। तो J का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू, जैसे मान लो एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो हो रहा है ना, तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है? J इज इक्वल टू, मैं कैपिटल J, इसको कैपिटल J से डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं कैपिटल J से अगर डिनोट करूं तो
ये क्या हो गया अपना करंट डेंसिटी कैपिटल J। तो J क्या आ जाएगा अपने पास, J इज इक्वल टू I अपॉन A, I अपॉन A। अच्छा, और J एक वेक्टर क्वांटिटी है। J क्या है, J इज वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, I क्या है यहाँ पे, करंट है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड J क्या है, J इज करंट डेंसिटी। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अच्छा अगर J का यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ J, देखो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर बाई एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डन, ठीक है, कॉपी करो इसको। इसके बाद हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, 10th क्लास में ही पढ़े होगे। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, मतलब हमने देखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन इट इज ओम्स लॉ। सिंपल, मैं भी वहीं पर होऊंगा। थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं, दैट इज थोड़ा 12th में आ गए हैं, तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा V। दैट इज अगर मैं बोलूँ ओम्स लॉ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। इट इज योर ओम्स लॉ, जिसमें डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I क्या है, वही पुराना करंट। R क्या है, रेजिस्टेंस। इसमें भी अभी बहुत ज्यादा गेम करेंगे, अभी इसको आराम से करते रहो। अगर मैं ओम्स लॉ में चलूं सीधा रेजिस्टेंस पे, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, है ना। अभी तक क्या है ना, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक चल रहा था। बोरिंग इन द सेंस कि उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। अब जो फ्यूचर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैसे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वगैरह से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, देखो रेजिस्टेंस में बहुत सिंपल से टॉपिक। देखो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मान लो कोई एक वायर जिसका लेंथ ले लेते हैं अपना, क्या है लेंथ, क्या ले लो L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस वायर का। तार होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। जैसे लेट सपोज यही वायर है, तो ये एक वायर है, इसका लेंथ है, देखो इतना लेंथ है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है कुछ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। और इस ये वायर किस मटेरियल का है, ये मटेरियल डिपेंड करता है। मटेरियल के बारे में अगर बात करेंगे तो रजिस्टिविटी एक नाम आती है, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसमें तो मतलब अगर कोई मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, तो इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या निकलता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे रो क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। इसके बाद A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके डन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है।
चलो, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। तो मतलब इसको स्टार 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 लगा लो, जितना स्टार लगाना है लगा लो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, R इज इक्वल टू एक तो रो पे, L पे और A पे, L बाई A। चलो, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन करूं तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। देखो, ये क्यों बनाया मैंने, ठीक है। लेट सपोज कि ये ए है और ये कितना है, बी है, ए बी, हाइट हो गया बी, ये ए हो गया, और ये ले लो कितना, सी। मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3, इस फेस का नाम 4, इस फेस का नाम 5, एक फेस बचा है, वो फेस कौन सा है, इसके पीछे वाला, एकदम पीछे वाला, दैट इज 6, दैट इज अंदर की तरफ है ये। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि सबके केस में रेजिस्टेंस बताओ, मतलब 1 वाले के केस में बताओ, 2 वाले के केस में, सारे केस में बताओ, ठीक है। तो अगर मैं R1 के बारे में बात करूं, एग्जाम्पल है ये, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। R1 दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग। ये क्या है, एक बेस की तरह फील करो, मतलब एक रूम है जिसका ये बेस है ना, देखो तो एक रूम है जिसका बेस है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल टू रो तो ये एक ही मटेरियल है, तो रो तो सेम ही होगा, रो। अच्छा, लेंथ कितना होगा इस बेस का, बेस का लेंथ कितना है बताओ तो, इसका लेंथ कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है। ये बेस है तो बेस में करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना, तो बेस के लिए लेंथ क्या होगा। अरे अगर अपन समझे, इस मार्कर से समझते हैं, लेट सपोज कि ये मार्कर है, तो ये कुछ इस टाइप का है, इस बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इस नीचे वाले बेस के बारे में, मतलब करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा होगा, तो लेंथ ये होगा क्या इसका, इस वायर का लेंथ ये कुछ ऐसे होगा क्या, लेंथ ये होगा ना, तो लेंथ एक्चुअल में क्या इसका हाइट होगा, बिल्कुल सही, लेंथ क्या होगा इसका, हाइट, और हाइट कितना है बी, रो बी बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सी इंटू ए, दैट इज AC। आसान, बहुत आसान। ये क्या, R1। इसके बाद चलो R2 के बारे में बात करते हैं। 2 किधर है, ये वाला पार्ट 2 है, तो 2 के केस में लेंथ ये हो जाएगा ना, क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रहा होगा, दैट इज C, रो C बाई एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, हाइट कितना है B, और ये लेंथ कितना है A, दैट इज AB, ठीक है। तो R1 और R2 बता दिए, बाकी R3, R4, R5, R6 और होमवर्क, ये खुद से निकालो, ठीक है। चलो, इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या होने वाला, ये तो होगा रेजिस्टेंस। अगर इसमें थोड़ा सा और डीप जाएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन करेंगे तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए वाले फॉर्मूला को लेके, R इज इक्वल टू रो L बाई ए वाले को लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। चलो, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा पहले ही समझ जाते हैं, क्योंकि वो समझना जरूरी है। जैसे ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल को अगर मैं स्ट्रेच करूं तो देखो, इसका जो क्या बोलते हैं,
कितना भी स्ट्रेच करूंगा तो इसमें जितना पानी आ रहा है क्या पानी उसमें उतना ही आएगा, लंबा कर दूंगा तो पानी तो उतना आएगा ना, पानी तो उतना ही रहेगा। लंबा करने से ये थोड़ा सा क्या होगा, इसका लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका विड्थ क्या होगा, घटेगा, लेकिन पानी तो ये सेम ही ऑक्यूपाई करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो इस केस से हम क्या समझे कि वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे अपन बकेट देखते हैं, बकेट के केस में क्या होता है कि अगर उस बकेट को अपन पिघला के बड़ा कर दें तो उसका क्या होगा, मतलब उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, दैट इज वॉल्यूम उसका हमेशा फिक्स रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहेगा, दैट इज वॉल्यूम क्या रहेगा उस केस में, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये चीज हम क्यों समझा रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ नीट का, फिर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। चलो इसके पीछे लॉजिक समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे।